अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं आज के दिन में, और उसकी वजह से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम किए गए। बहुत सारे रास्ते बंद हैं, बहुत सारे दफातर जो हैं वो उन्हें बंद रखा जाएगा। वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई गैर मुल्की आता है तो हमारे यहाँ पर बड़ी मुसीबत बन जाती है। सिक्योरिटी के बड़े सीरियस मसाइल हैं, दहशत गर्दी लगातार हो रही है और इस बात का ख़तरा रहता है कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से किसी को मनाकर पाकिस्तान में लाया जाता है। सरमायाकारी पाकिस्तान से जा रही है। अब ईरानी सदर आ रहे हैं, मेन मकसद उनके आने का क्या है? तो दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि देखें ना, मुलाकात के लिए खाली तो उन्होंने आना नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल भी गए, वो भी जाकर मिले। शहबाज शरीफ की भी माजी में मुलाकात हुई, इसी तरह मोहसिन नकवी गए, वो भी पैगाम रसानी करके आए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलकर ईरानी सदर को भी बतानी है। देखें, जो एपिसोड हुआ स्विट्ज़रलैंड में, उसमें पाकिस्तान को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिला। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था, या पाकिस्तान के मौजूदा रजीम का, कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को एक तस्वीर और एक वीडियो की तलाश थी, जो उनका हक बनता था। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है, चक्कर लगाए ममालिक के, बहुत टाइम और बहुत पैसा भी लगाया, बड़ी कोशिश की उन्होंने, और अमेरिकन की फेस सेविंग के लिए बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की। तो उनका यह हक बनता था कि एक तस्वीर ऐसी बन जाती जिसमें वो मिडिल में खड़े हुए होते और दोनों लोग उनकी तारीफ करते, और इस तरह वो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाते कि हम तो बहुत कामयाब है, हमने बड़ी शानदार डिप्लोमेसी की है, तो पाकिस्तान के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बड़ा एहतराम हो रहा है हम दो लोगों की वजह से। हालांकि इनकी जगह कोई और भी वजीर आजम होता या सदर होता, उसको ये मौका मिल जाता, क्योंकि अमेरिकन को फेस सेविंग चाहिए थी। पाकिस्तान एक अच्छी ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे मौजूद था, और फील्ड मार्शल ने अपनी वफादारी का और हमायत का यकीन भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से दिला रखा है। तो अब ईरानी सदर आ रहे हैं, वो तस्वीर जो ना बन पाई, ये एक तरह से उसकी कंपनसेशन हो जाएगी। ईरानी सदर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि देखें अरागची वगैरह जो है, काली बाफ, वो गए हैं वहाँ पे कतर में, और जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो मुज़ाकरात भी कर रही हैं। पीर वाले दिन एक और दौर होगा मुज़ाकरात का। अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चलते रहेंगे। उन दोनों ममालिक ने चीज़ें तय करनी है, वो अपनी अपनी चीज़ें तय करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती जाएगी। वो तस्वीर नहीं बन पाई, उसकी कुछ कंपनसेशन जो है वो इस्लामाबाद में आने के बाद ईरानी सदर करेंगे, और वो पैगामात भी लेकर आएंगे। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो इन मुज़ाकरात और एमओयू के कोई इतने बड़े हामी नहीं है, बल्कि वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। अब उनकी जो रेड लाइन्स हैं वो पाकिस्तान को बताई जाएगी कि फलां फलां हमारी रेड लाइन है, और इसके अलावा जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। और वो पहले भी उन्होंने बताई है, पाकिस्तान को और कन्वे किया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान को ये तो फायदा होगा ना कि हमने इतनी मेहनत की है, तो कम से कम ईरानी सदर आए और वो आके इस बात को रिकग्नाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रात ट्वीट किए, या जो दिन गुजरा अमेरिका का, उसमें जो ट्वीट किए वो काफ़ी नरम नरम ट्वीट्स थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिस तरह से बहुत गर्मी दिखाई अपने बयानात में, या ईरान को धमकी दी कि वो दोबारा से हमला करेगा, ईरान को बहुत बुरी तरह से मारेगा, या इस किस्म की जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो तब तक की जब तक कि जेडी वेंस मौजूद थे स्विट्जरलैंड में। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि कोई और इस सुलह का क्रेडिट ले, या इन मुज़ाकरात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और को मिले। तो ईरानी वफद कल नाराज भी हो गया। उन्होंने कही, देखें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बदतमीजी वाली ट्वीट की है, इतनी सख्त बातें वो कर रहे हैं, तो हम ऐसे माहौल में एक अच्छे जेस्चर वाली तस्वीर कैसे बना सकते हैं? फिर इतना कत्लेआम हुआ, उसके बाद हम आपके साथ मुस्कुराते चेहरों के साथ इकट्ठे तस्वीर नहीं बना सकते, बैठ के मामला को हल करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इसराइल लगातार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी ईरानियों की रेड लाइन है, और वो अब पाकिस्तान को भी बताई गई, और उन्होंने अमेरिकन को भी इसके बारे में बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सूट करता है कि अमेरिका की कोई और टीम डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ईरानी सदर के साथ या उनके बड़ों के साथ ना बैठे फ्यूचर में, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो ये चाहेंगे कि उनकी मुलाकात मुश्तबा खामनाई के साथ हो। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुके हैं। वो ईरान के सदर से भी मिलना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बातें खुद कर चुके हैं कि वो ईरानी क़यादत के साथ बैठने को तैयार हैं। तो ये जब लड़ाई का सारा क्रेडिट या उसका मलबा डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, तो मुज़ाकरात और सुलह के मामलात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप किसी और को कैसे लेने दे सकते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। फिर वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे दिमाग काम करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त ट्वीट दिए, उसके बाद ईरानियों ने कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई जो पाकिस्तानी भी चाह रहे थे बन जाए और अमेरिकन को भी चाहिए थी। खासतौर पर जेडी वेंस को एक कामयाबी के तौर पर इसको देख सकते थे, लेकिन
वो नहीं हुआ। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने, वो दिन गुजर गया, जेडी वेंस वहां से निकल गए, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में आ गए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नरम नरम ट्वीट किए सारा दिन, वो हम देखते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी आपने हुर्मुज़ खुली है, ये बड़ी अच्छी बात है, मैकेनिज्म बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी ईरान को जो पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। दो कामयाबियां ईरान ने हासिल की हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। नंबर एक, ईरान को तेल की तिजारत का एक इजाजतनामा मिल गया 60 दिन के लिए। ईरान तेल सप्लाई कर सकता है, शुमाली कोरिया को नहीं कर सकेगा, क्यूबा को नहीं कर सकेगा कि इनके साथ अमेरिका का पंगा प्रॉब्लम है। बाकी ईरान सारी दुनिया को तेल सप्लाई कर सकता है। तो ये ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को सस्ता तेल मैसर आ जाएगा। और पाकिस्तान को तो वैसे मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए कि सस्ते नर्क के ऊपर तेल फराहम करे और पाकिस्तान को एक अलग ऑफर करे जो वो पूरी दुनिया को नहीं कर रहा। यही दुनिया को अगर ईरान तेल दे रहा है $100 का फर्ज करें, तो पाकिस्तान को $60-70 का देना चाहिए। एक अच्छी ऑफर पाकिस्तान को मिलनी चाहिए ईरान की जानिब से। मैं ये तवक्को करता हूं ताकि पाकिस्तानी कौम को फायदा हो। देखें, ये रिजीम तो चोरी डकैती के साथ आया हुआ है, जाली लोग हैं, ये आज हुक्मरान है कल नहीं होंगे। ईरान भी यहीं पे रहेगा, पाकिस्तान भी यहीं पे रहेगा और दोनों ममालिक आपस में हमसाए बन के रहेंगे। तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और दोनों ममालिक की आवाम का फायदा होना चाहिए। बहरहाल ये चीजें भी आगे बढ़ेंगी। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा उनका $12 अरब ये कालीबाफ के मुताबिक उसका मैकेनिज्म तैयार हो गया है कि पहले मरहले में जो $12 अरब है ईरान का, वो उन्हें मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, $12 अरब अगर उन्हें मिल जाता है तो। और इससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। नादरीन, आज फिर मंगल का दिन है और आज इमरान खान की मुलाकात ना करवाने का दिन है। इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें दोबारा पहुंचेंगे, वर्कर्स भी जाएंगे। बड़ी तादाद में तो नहीं जाते, यानी उनकी बहनें कहती हैं 10,000 लोग आने चाहिए कम से कम। 10,000 का फिगर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन 10,000 लोग ले जाने के लिए लीडरशिप को संजीदा होना पड़ेगा, वो नहीं लेकर आते और उनको मना भी किया जाता है और वो जोर भी नहीं लगाते। उनका मेरे ख्याल में जोर इस बात पे है कि किसी तरह इमरान खान की कोई डील हो जाए, कोई बात ऐसी बन जाए जिसमें इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएं या कोई मुलाकातें वगैरह खुल जाएं। बजट के ऊपर भी उन्होंने कोशिश किया ब्लैकमेल करने का कि बजट के जरिए से दबाव डाल दें कुछ, वो भी बात नहीं बनी तो बजट भी पास हो गया। अब वो कटौती के मामले को लेकर बैठे कि अब मुलाकात करवाएंगे तो हम करेंगे। तो आज ये मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली तो यही होता है मंगल को। देखते हैं कि आज के दिन में डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, हम आपको रिपोर्ट करेंगे शाम के वीलॉग में। एक और इसके अंदर खबर है मेरे पास, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना बैकडोर चैनल कुछ राब्ते हुए हैं और इसको ना बहुत सारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के जरिए से बातचीत होती है, सुहेल अफरीदी के साथ बातचीत। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सुहेल अफरीदी मोहसिन नकवी से मिले और इमरान खान की बात ना करे, मुमकिन ही नहीं है। या मोहसिन नकवी बात ना करे, ये हो ही नहीं सकता। पीटीआई के लोग जब भी हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से किसी से भी बात करेंगे या उनके नुमाइंदों से बात करेंगे तो वो इमरान खान की बात करेंगे ही करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की बात ना हो, वो तो दिन रात होती है। पाकिस्तान का कोई टॉक शो भी मुकम्मल नहीं होता इमरान खान की बात के बगैर। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक वादा किया गया था वो ये था कि जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। खास तौर पे जो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन था ना, वो था जून का, कि जून में सुहेल अफरीदी को मुलाकात मिल जाएगी या सुहेल अफरीदी के किसी नुमाइंदे को मुलाकात मिल जाएगी और इमरान खान की फैमिली को भी मुलाकात करवाई जाएगी और इलाज के हवाले से भी यकीन दहानी करवाई गई थी। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर धोखा मिलता है, जैसे कि हमेशा मिलता है, तो तहरीक इंसाफ ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि वो अब एक कॉल देने वाले हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो तहरीक इंसाफ जुलाई में एक कॉल दे सकती है, जुलाई के शुरू में 8 अगस्त 2026 के हवाले से, कि इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 8 अगस्त को करना क्या है इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी को एक बड़ा एहतजाज लीड करना पड़ेगा और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हो सकता है कि कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस किया जाए कि पूरे मुल्क से लोग जो है वो अडियाला की तरफ आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे, या हो सकता है पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन कॉल या कोई बहुत बड़ा एहतजाज अनाउंस किया जाए और वो लिंगर ऑन किया जाए, मुल्क भर में धरने दिए जाएं या स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाए, कुछ भी किया जाए। पीटीआई को ये बात समझ आ रही है कि अगर जून में उनको दोबारा धोखा दिया जाता है तो फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। और ऐसे में देखें सुहेल अफरीदी की हुकूमत भी गिर सकती है। ये नहीं है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत कायम रहेगी अगर वो एहतजाज की पॉलिसी में जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इमरजेंसी लगा दी जाए, उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन उसका उनको अल्टीमेटली फायदा ही होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो उसको पॉलिटिकली इसका फायदा होगा। ये हमेशा फस्तायत रहती नहीं है, ये डिक्टेटर्स हमेशा बैठे नहीं रहते, एक दिन चले जाते हैं। और जिन लोगों को ये ज्यादा मारते हैं, जितना ज्यादा मारते हैं उतना ज्यादा वो लोग ताकत के साथ वापस आते हैं और आने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ता है
यानी आज जो अफसरान बेचारे मेजर जनरल या ब्रिगेडियर हैं वो कल भुगत रहे होंगे जो कुछ आज के सीनियर अफसरान कर रहे हैं, तो उन्हें कल भुगतना पड़ेगा, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने की तैयारी कर रही है। आइंदा चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो अनाउंसमेंट किस नौयत की होगी। एजाज चौधरी साहब जिन्हें एक मरतबा फिर सजा सुनाई गई है, 250 साल से ऊपर सजा हो गई एजाज चौधरी साहब को, अंदाजा करें आप। एक सेनेटर के तौर पे उनको पकड़ा गया था, एक मरतबा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद करके उनको सेनेट में नहीं लाया गया, बार बार उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए, फिर उनकी सीट के ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब को बाद में सेनेटर बना दिया गया। ये हम सब ने होते हुए देखा। तो अब मामला यह है कि वो एक मरतबा फिर बीमार होकर अस्पताल चले गए। एजाज चौधरी बड़े लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एजाज चौधरी ना ही माफी मांगने के लिए तैयार है और ना ही वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। तो वो अब इस लड़ाई को जो है ना बड़े इत्मीनान के साथ लड़ रहे हैं, बीमार होने के बावजूद। यास्मीन राशिद बीमार हैं, उमर चीमा फ्रोजन शोल्डर का उनका बड़ा सीरियस इशू है और इसमें बहुत तकलीफ होती है, इसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं। महमूद रशीद साहब को मैं जेल में मिला था, वो शदीद तकलीफ में थे लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि इमरान साहब आपने घबराना नहीं है, मुझे पता है कि हमें यहां पे हो सकता है कई साल भी लग जाएं और ये निजाम हमें ना छोड़े। तो मैंने कहा जी आप ज़हनी तौर पर कहते, मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हूं, मैं यहां लंबा टाइम गुजारने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ये निजाम हमें नहीं छोड़ेगा। और वो काफी बीमार थे, यानी उन्हें दिक्कत हो रही थी बातचीत करने में भी, उस वक्त वो काफी बीमार थे मियां महमूद रशीद साहब, और मैं जाती तौर पे इस बात का गवाह हूं, लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बड़े मजबूत थे मियां महमूद रशीद साहब। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और जरा थोड़ी सी हमें जबरदस्ती भी मुलाकात करनी पड़ी, क्योंकि जेल का अमला में रोक रहा था, वो इस तरफ से आए थे और मैं इस तरफ से गया था। तो हमने फिर कहा नहीं जी हम बात करेंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज आप हमारे साथ जबरदस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो वो फिर उन्होंने थोड़ा हमें टाइम दिया, हमने बातचीत की आपस में। 2 मरतबा मुझे महमूद रशीद साहब से बात करने का सामने आकर मौका मिला, वो भी बीमार थे। यास्मीन राशिद साहबा कैंसर सर्वाइवर, बार बार बीमार हो जाती हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो एजाज चौधरी साहब की हालत काफी खराब है, वो बीमार है, उनको एक मरतबा फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सिस्टम को परवाह ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि अहमद फरहाद साहब को गिरफ्तार किया गया था। अहमद फरहाद साहब को 3 MPO के तहत जो पहली खबर आई थी कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, और 3 MPO के तहत जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं तो फिर आप उसको जेल भिजवा देते हैं और नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन अहमद फरहाद साहब का जेल में भी पता नहीं चला। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने इंक्वायरी की, मैं डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे हमारे राब्ते नहीं हो पा रहे आज़ाद कश्मीर में, तो जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो ढूंढ रहे थे अहमद फरहाद को, उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी की, कई थानों में पता किया, बहुत सारी जगहों पर बंदे भिजवाए, लेकिन उनका पता नहीं चला। जो पुलिस के अंदर सोर्सेज हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमने पकड़ा ज़रूर था पुलिस ने, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। फिर जेलों से पता करवाया तो 3 डिफरेंट जेलों से जो इन्फॉर्मेशन आई है अभी तक वो ये है कि अहमद फरहाद साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब उन्हें कहाँ छुपाया गया, कौन उन्हें लेकर चला गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उनकी फैमिली के साथ भी रब्ता किया और उन्होंने जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी हमें कोई मालूमात मिलेंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमें भी सिर्फ यही पता चला था कि अहमद फरहाद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली। उसके बाद जो हमें पहली इतला मिलती है वो आपके ट्वीट के जरिए मिलती है कि उनका पता नहीं चल रहा, और हमें अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है अहमद फरहाद के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप आगाह कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। नादरीन, फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि कश्मीर की बात हो रही है तो उस पर आगे और बात कर लेते हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक ऑफर करवाई कि मैं मुज़ाकरात करवा देता हूँ और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मुज़ाकरात करवाने के लिए। फजलुर रहमान साहब ने एक दावा तो किया था कि मैं कश्मीरियों के साथ बातचीत करता हूँ। अचक जई साहब भी मैदान में आए हैं, वो भी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो कश्मीर के मामले में अपोजिशन को अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। देखिए, हुकूमत रोज़ाना वहाँ पे बंदों को मार रही है, जख्मी कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, एक नफरत फैला रही है। तो कश्मीर के अंदर ना लंबे अरसे तक आपकी ये पॉलिसी चल नहीं सकती। ओवरसीज कश्मीरियों के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पैदा हो गया। ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो एहतजाज हमेशा किया करते थे इंडिया के खिलाफ कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी घटिया पॉलिसी है कि उनके नतीजे में वही शहरी जो बरतानिया में रहते हैं वो अब एहतजाज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जनाब आज़ाद कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। पहले जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म की वजह से इंडिया के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब वो आज़ाद कश्मीर में जुल्म की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ने यहां पे लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि धरने वर्ने मौखर करें और जो अगला प्लान है उसको मौखर करें और मुझे वक्त दें, मैं इस मामले का कोई हल निकालता हूं। अब वो हुकूमत के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम जाएगा, मोहसिन नकवी के साथ बातचीत की जाएगी, शहबाज शरीफ से की जाएगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि आज़ाद कश्मीर के मामला
नॉर्मलाइज हो सकें। देखिए, लोग अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और कोई रास्ता निकाल कर लोगों को देना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि लोग वोट के जरिए से अपना हक दें, तो फिर जिस पार्टी ने ये मुतालबात किए हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दें। आपने उनको कलअदम करार दे दिया है, उनके बंदे उठा के सारे 4th शेड्यूल के अंदर डाल दिए। हम सारे जानते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं है। कश्मीरी बार बार कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है। कश्मीरी बार बार कह रहे हैं कि हम किसी रियासत के, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ जालिम हुक्मरानों से अपने हकूक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, और पाकिस्तानियों का भी हक है कि वो इन जालिम हुक्मरानों से अपने हुकूक मांगे। तो फजल रहमान साहब और अचकजई साहब का बीच में आना ये एक पॉजिटिव चीज है। मारंग बलोच साहिबा के हवाले से बलूचिस्तान में काफी इस्तराब है, लेकिन इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। बलूचिस्तान में मीडिया रिपोर्टिंग सिफर है। वो जो इश्तिहार बलूचिस्तान की हुकूमत छाप देती है बस वही है, या बलूचिस्तान का जो कठपुतली वजीर आला है वो जो बात कर देता है बस वही है। बलूचिस्तान की हालत बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। वहां के शहरी हुकूमत से सख्त नाराज हैं और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो एक पूरा रजीम वहां पे बना हुआ है इससे सख्त खाइफ हैं। हमने देखा जब दहशतगर्द हमले हुए तो लोग नॉर्मल तरीके से बाजारों में घूम रहे थे, उन्हें दहशतगर्दों की मौजूदगी से खौफ नहीं आ रहा था। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में लोगों की राय काफी मुख्तलिफ है। बड़ी तकलीफ दह बात है ये, लेकिन ये एक हकीकत है। लोग अपने मसाइल के लिए जिम्मेदार अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और इस हुकूमत को समझते हैं। जहां पे कल तक लोग ये कहते थे कि जनाब सरदार हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, उन्होंने हमारे वसाइल पे कब्जा किया हुआ है और वो हमारे हकूक छीन रहे हैं और हमारे ऊपर जाली हुक्मरान लाकर हमेशा से बिठाए हुए हैं। सरदार भी वही बिठाते थे और इन लोगों को भी उन्होंने बिठाया हुआ है। तो मारंग बलोच का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान पाकिस्तान की रियासत का हो रहा है। आलमी सतह पर रद्दमल अभी आएगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में मारंग बलोच के लिए आलमी सतह पर आवाजें उठाई जाएंगी। जेल में होने के बावजूद ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को यूरोपीय यूनियन से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जो उन वकला को जारी किया जाता है जो इंसानी हकूक के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले यह अवार्ड नेल्सन मंडेला को मिला था और अब यह अवार्ड जो है वो हादी अली चट्टा और ईमान मजारी को मिला है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये दोनों अहबाब, खातून और हजरत दोनों जो है वो इस वक्त जेल के अंदर बंद है और उनको जेल में बंदिश के बावजूद ये अवार्ड मिला है। पाकिस्तानियों के लिए तो फख्र की बात है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के लिए या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये शर्मिंदगी की बात है, इसमें कोई काबिल फख्र चीज नहीं है। नादरीन, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि काले चैनल के खिलाफ अमजद अली साहब हैं जी, ये खैबर पख्तूनख्वा से बड़े दबंग और बड़े मजबूत आवाज है। उन्होंने काले चैनल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आवाज उठाई है। और मैं देखें, काले चैनल के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दिन आएगा कि काले चैनल के बारे में सारे ही आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये काला चैनल किसी का नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है जिसको एजेंसियां चलाती हैं। और काले चैनल के बारे में मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। देखें, हर चैनल जब बनता है ना तो उसका एक फाइनेंशियल मॉडल होता है, यानी वो कैसे सस्टेन कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक चैनल बनाता हूं, वो 100 रुपया कमाता है, तो मैं उस चैनल के ऊपर 50 रुपए खर्च लूंगा, 60 रुपए खर्च लूंगा, 70 रुपए खर्च लूंगा। अगर मैं बहुत ही शौकीन हूं तो मैं 90 रुपए खर्च लूंगा, और अगर मैं उसको बैलेंस करके भी चलाता हूं तो मैं 100 रुपया कमाऊंगा, 100 रुपया खर्च लूंगा कि ठीक है मेरा चैनल बैलेंस में चल रहा है, अपना खर्चा तो उठा रहा है, कम से कम ये तो मैं करूंगा ना। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा कि मेरा चैनल 10 रुपए कमा रहा है और हर महीने में उसके ऊपर 100 रुपए लगाऊं, या मेरा चैनल 5 रुपए कमा रहा है और हर महीने में उसके ऊपर 100 रुपया लगाऊं। तो ये फाइनेंशियली ये चैनल वायबल ही नहीं है, यानी इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बिल्कुल ही गलत है। इस चैनल के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, बहुत सारे मुलाजमीन रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां पे काम करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, पूरा एक बहुत बड़ा दफ्तर है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ये जो लोग इसके ऊपर इंटरव्यूज देते हैं या लेते हैं उनको भारी तनख्वाहें और पैसा दिया जाता है, उनके चेक जारी करवाए जाते हैं और ये एजेंसियों के दफ्तरों से पैसा आता है जो काले चैनल पे खर्च किया जाता है, और एजेंसियों के जेरे कंट्रोल ये चैनल है। ये किसी सियासतदान को दुरुस्त नहीं मानते, ये सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को फॉलो करता है ये चैनल। तो आज अगर ये चैनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गाली दे रहा है तो याद रखिएगा, इन्होंने तहरीक लब्बैक को गाली दी, तहरीक इंसाफ को गाली दी, आजकल कश्मीरियों को गद्दार कह रहे हैं, बलोचों को गद्दार कह रहे हैं। आने वाले वक्त में ये PMLN को भी गाली देगा, पीपल्स पार्टी को भी गाली देगा, ANP को भी गाली देगा, फजलुर रहमान को भी गाली देगा। ये हर एक को टारगेट करेगा, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ जाएगा काला चैनल उस पर हमला करेगा। और याद रखिएगा, एक दिन सारी पॉलिटिकल पार्टी इस काले चैनल के खिलाफ हो जाएंगी। ये चल ही नहीं सकता, इसका मॉडल ही नहीं है सस्टेनेबल। यानी ये करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगाया जा रहा है, पैसा आ कहां से रहा है?
हम सोशल मीडिया पे काम नहीं करते, हमें नहीं पता डिजिटल प्लेटफॉर्म ये कितने पैसे कमा रहा है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना पैसा लगा रहा है ना, उसका 5 से 10% भी नहीं कमा रहा। ये मेरी अपनी राय है। ये काला चैनल और इस तरह के और बहुत सारे छोटे मोटे इन्होंने बनाए हुए हैं। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का डिजिटल मीडिया है, जिसको पूरे पाकिस्तान को रद्द करना चाहिए और इनको गुड बाय कर देना चाहिए। इनको देखना ही नहीं चाहिए। ये फजूल है बिल्कुल, ये एजेंडे के ऊपर चलते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।